नमस्कार साथियों, कंपटीशन विंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, ठीक है, खासतौर पे जो फरवरी से 1 से लेके 15 फरवरी तक के उसके जो भी डे वाइज डे जो भी चीजें हुआ है उनको हम एक ब्रीफ सीरीज लेके आ रहे हैं। ये पहले इससे पहले भी आता था, नवंबर और दिसंबर तक के आया हुआ था। बीच में किसी कारण से 1-2 महीना ब्रेक हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यू आपका हर हफ्ते में, खासतौर पे वीकेंड पे या फिर 15 दिन पे एक सीरीज आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधा आते हैं छत्तीसगढ़ के 1 से 15 फरवरी तक के क्या क्या खास ऐसे हमारे न्यूज़पेपर में देखने को मिला, जिसके कारण क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में यह कहीं न कहीं किसी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें नीड्स क्यों है, क्यों जरूरत पड़ रहा है ये सारी चीजों का। तो आपने अभी जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 में जो 12 तारीख को हुआ उसमें बैठे होंगे, देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर है वो काफी सारा पूछ रहा है और काफी अंदर से पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि अब वो दिन नहीं रहा जिसमें आपको जैसे कोई भी एक छोटा सा मैगजीन पढ़ के आपका सारे करंट अफेयर को सही ढंग से लगा लेते हैं। अब आपको क्या कि आपको अभी से तैयारी चालू करना पड़ेगा और बीच में आपको वीकली मंथली ऐसे करके अपडेट रहना पड़ेगा। दूसरा चीज है, हम लोग का जो ये वेब जो सीरीज है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडिया जीएस का भी जो करंट अफेयर है वो भी लेके आएंगे, बजट का है, सारे चीजों का, जिससे आपका मेंस के जो कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपको अंत में डालने के लिए बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव रहने वाले हैं। साथ ही साथ अभी आगामी जो शिक्षक भर्ती हो गया या फिर हमारा एसआई भर्ती हो गया, इस सब में भी कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, तो मेरा नाम है नंदलाल साहू। आइए हम चालू करते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो सबसे पहला आज का जो न्यूज रहा है, पहला रहा है आपका कि छत्तीसगढ़ में 107.51, ठीक है। आजकल के जो क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, डिजिट के बाद से पूछा जा रहा है। जैसे 4 क्वेश्चन इस बार का आया था, तो 107.51 लाख धान खरीदी का क्या रखा गया था, नया रिकॉर्ड बना हुआ है। अब हम बात करते थे धान खरीदी में हम लोग टारगेट कितने रखे थे, तो इस वर्ष जो था खासतौर पे 2022-23, अगर हम बात करें इसको 22-23 करके, तो इस वर्ष हमने रखे थे 110 एमटी का टारगेट रखे थे। इससे पिछले वाला जो ईयर था खासतौर पे 21-22 को, इसमें हमारा 105 एमटी का टारगेट हुआ था, जिसमें हमने कितना धान खरीदी किया था, तो हमने धान खरीदी किया था 97.97 एमटी। लेकिन इस साल कितना हुआ है, 107.51, 107.51 एमटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एएसआई की जो मेंस होने वाला है उसमें बिल्कुल देखने को मिलेगा और मेंस में भी रहेगा। आगे देखते हैं कि रकबा में क्या हुआ। तो आपको याद रखना है कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल 2.32 मतलब 2,32,000 हेक्टेयर, ठीक है, 2,32,000 किसान जो है नए जुड़े हुए हैं। तो कुल कितने किसान क्या हुआ धान पंजीयन मतलब धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया, तो आपको याद रखना है 24.98 लाख ना, 24,98,000 किसानों ने इसका पंजीयन कराया है। और टोटल अगर हम लोग बात करते एरिया की बात करते कि कितने एरिया पे आपका धान की बुआई की गई, तो 35 लाख हेक्टेयर पे, 35 लाख हेक्टेयर पे। याद रखना है आपको, जैसे कि 47 लाख के आसपास हमारा क्या है टोटल रकबा है। डबल फसल में आता है तो ये 11 के आसपास हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका लगभग 50 लाख के आसपास। इनमें से 50 लाख में से लगभग 35 लाख हेक्टेयर जो है खासतौर पे धान खरीदी के लिए बुआई क्षेत्र निर्धारित की गई थी। अब देखते हैं इसके रेट का क्या था। तो इस साल का जो एमएसपी जो रेट डिसाइड हुआ है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय आर्थिक सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट होता है खासतौर पे जो डाटा वाले विभाग में, वहां से इसको एमएसपी से जारी किया जाता है, जिसमें पतला धान या इसको ए ग्रेड बोला जाता है इस धान को, इसका रेट है 2060 रुपए प्रति क्विंटल पतला धान का, या ए ग्रेड बोलेंगे। और दूसरा जो होता है उसे हम बी ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो सरना प्लस मोटा, सरना या मोटा धान जो होता है जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बोया जाता है, उसका रेट कितना था, 2,40,000 था, ठीक है, सॉरी 2,040 रुपए था। ओके, अब क्या होता है कि क्या इतना बस हमें मिलेगा क्या, तो नहीं, हमें क्या होगा कि इसमें 600 रुपए क्विंटल के आसपास टोटल, क्योंकि इससे पहले 2500 रुपए क्विंटल आपको मिलता था। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की कि एक्स्ट्रा जितना भी हमारा एमएसपी बढ़ा हुआ है, कितना रुपए बढ़ा है एमएसपी, तो दोनों में 100 रुपए बढ़ा हुआ है, 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा हुआ है, तो उसको हम एक्स्ट्रा देंगे करके बोले हैं। ये 600 के आसपास बनेगा, जिसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, जिसमें हम लोग का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया कि 2500 धान का रेट दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि बीच में केंद्र सरकार अपना एमएसपी में देने की बात करता है, इस वजह से बचत के जो पैसे हैं उसको इस योजना के माध्यम से टोटल 4 किस्तों में दिया जाता है। कितने किस्तों में, 4 किस्तों में दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, खासतौर पे जैसे कि हम लोग देखेंगे पोला के अवसर पे आ जाता है, दिवाली के अवसर पे आ जाता है, ऐसे अलग अलग जो त्योहार होते हैं उस सीजन पे दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी श्रेणी में ऐसे ही क्रम से आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये हुआ कि 107.51 एमटी जो खासतौर पे धान खरीदी की गई थी, इसके आधार पे बात करें तो देश में सर्वाधिक धान खरीदी करने वाले राज्यों में दूसरा स्थान है। याद रखना है, कितना स्थान है, दूसरा स्थान है, सर्वाधिक धान खरीदी करने वाले राज्यों में दूसरा स्थान।
ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। दूसरा होता है हमारा, राज्य में एथेनॉल बनाने का पहला प्लांट लगा है कवर्धा में। ठीक है, तो कवर्धा में कहां पर लगा है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 2002 से लेके 2003 तक के आसपास चालू हुआ था। और यहाँ पे एथेनॉल प्लांट बनाने की बात चल रहे हैं। खासतौर पे हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पे धान सरप्लस स्थिति में है, यहाँ गन्ना है, ठीक है, यहाँ मक्का है, ये सारी चीजों से एथेनॉल बनाने की बात चल रही है। लेकिन पहला हमारा कहीं ना कहीं मूर्त रूप आया है कवर्धा से। ठीक है, अगले माह से 17,000 टन क्या होगा? मोलासिस ना, मोलासिस क्या होगा हमारा? बनेगा। तो 17,000 टन के मोलासिस से हम एथेनॉल बनाएंगे। अगर हम लोग बात करें टोटल 51 लाख लीटर, 51 लाख लीटर जो रहेगा क्या होगा? टोटल निर्मित होगा एक वर्ष में। कितना वर्ष में? प्रति वर्ष। अगर हम इसको बात करें वार्षिक का, तो वार्षिक कितना निर्मित होगा? तो आपको याद रखना है 51 लाख लीटर। ठीक है, 51 लाख लीटर और 17,000 टन क्या जाएगा? मोलासिस जाएगा। ओके, क्षमता देख लेते हैं इसका। तो क्षमता होता है आपका क्षमता जो हो जाएगा 80 किलो लीटर पर डे। ये आपका पर डे का क्षमता होगा 80 किलो लीटर पर डे। केएलपीडी का मतलब क्या होता है? किलो लीटर पर डे। ठीक है, अगर हम इसको 80 लीटर के हिसाब से 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 17,000 टन के आसपास हमारा क्या होगा? एथेनॉल बनेगा। इतना हमारा क्षमता होगा। तो ये 17,000 आपको याद रखना है, 80 भी याद रखना है। अब एक टन की बात करते हैं कि दो टाइप के मोलासिस यहाँ पे पाया जा रहा है। यहाँ पे एक होता है, एक टन में बी हैवी मोलासिस होगा और एक होगा सी हैवी मोलासिस। बी हैवी मोलासिस जो रहेगा वो 30 लीटर के आसपास बनेगा। ठीक है, मोलासिस से मतलब एथेनॉल बनेगा जो। और सी हैवी मोलासिस से 250 लीटर बनेगा। तो इसकी क्या होगा? क्षमता ज्यादा है, इसमें ज्यादा आपका एथेनॉल बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खास तौर पे जैसे कि 51 रुपए के आसपास रेट तय हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा चीजें अभी चल रहे हैं। और ये ऐसे के रूप में भी कहीं कहीं पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में, एक तो पूछेगा मिलेट मिशन की संभावना क्या है, और दूसरा पूछेगा एथेनॉल बनाने से छत्तीसगढ़ में नवीनीकृत ऊर्जा की क्या क्या संभावना देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस एंगल से आपको कुछ आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, आदिवासी उप योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब हम पढ़ रहे हैं अभी ट्राइबल सब प्लान। इस बार के प्री का क्वेश्चन रहा है ट्राइबल सब प्लान। ठीक है, ये क्या है एरिया? तो क्या होता है कि हम लोग 5वीं और 6वीं अनुसूची तो बनाए हुए हैं संविधान के अनुसार से, जहां पर उन क्षेत्रों पे, ठीक है, उनके अनुसार से विकास किया जाएगा। और उसमें से कुछ जो क्षेत्र हैं उसको हम एक परियोजना के आधार पे क्या करेंगे? उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, उप योजना और परियोजना के माध्यम से। तो टोटल हम लोग बात करें ट्राइबल सब प्लान का, इसकी स्थापना हुआ था 1974 पे। और पंचवर्षीय योजना चल रहा था जो 55 साल में चलता है, वो कौन से नंबर का था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना है कि खास तौर पे हम लोग पहली बार गरीबी हटाओ गरीबी भगाओ, ठीक है, और जितना सारा कल्याणकारी योजनाएं होते हैं उनको यही इसी पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। तो अगर हम लोग बात करें इसको कि कितने परियोजनाएं, खासतौर पे एक माड़ा क्षेत्र होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कौन कौन से, तो ये टोटल 25 जिला होते हैं। और इनमें से परियोजना जो है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो परियोजना जो क्षेत्र है, जैसे कि बस्तर पे आता है तो बस्तर में जगदलपुर इसका डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, कोंडागांव में कोंडागांव होगा, नारायणपुर हो जाएगा, भानु प्रतापपुर हो जाएगा कांकेर का, दंतेवाड़ा सुकमा का कोंटा हो जाएगा, बीजापुर का बीजापुर। तो ये पूरा जो 7 जिले, सातों के सातों जिले होते हैं। अब हम रायपुर संभाग की बात करते हैं तो गरियाबंद हो गया, ठीक है, धमतरी का नगरी हो गया, और ये 2 एरिया पर्टिकुलर क्या हो जाएगा आपका? रायपुर संभाग का होगा। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से कितने हैं करके, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है? 19 है ये। और टोटल कितने जिलों में है? 25 जिलों में। तो 25 जिलों में 19 ठोक हमारा क्या है? ट्राइबल सब प्लान है। और ये क्वेश्चन आया था इस बार के प्री में, 9 ठोक क्या है हमारा? माड़ा क्षेत्र है। माड़ा क्षेत्र भी आएंगे, अभी देख लेते हैं फिलहाल। अब देखते हैं हमारा कौन सा दुर्ग संभाग देखते हैं, तो बालोद का डोंडी लोहार आएगा इसमें, राजनांदगांव का राजनांदगांव इलाका, ठीक है। तो ये चीजें हमारा कौन सा है? दुर्ग संभाग है। अब हम लोग ऊपर संभाग में आते हैं। ऊपर संभाग में देखते हैं सरगुजा अंबिकापुर हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर का पाल क्षेत्र हो गया, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा कोरिया का बैकुंठपुर। ये पूरा इसके साथ ही आपका अब याद रखना जसपुर को, ये पूरा जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद बिलासपुर संभाग का आएगा, कोरबा हो गया, गौरेला पिंडा मरवाही, धर्मजयगढ़ और जसपुर नगर, ठीक है। जसपुर नगर को ऊपर डाल दिए। तो आप इसे संभाग वाइज करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। पिछले बार के मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन था ट्राइबल सब प्लान क्या है और उसमें क्या क्या क्रियान्वित कार्य किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अगर मेंस वेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो 7 पेपर हो गया या हमारा खासतौर पे एसे का फॉर्म हो गया, ठीक है, या तो हमारा ज्योग्राफी 5वां पेपर हो गया, उन सब में आदिवासी इलाकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आता है, एक होता है माड़ा क्षेत्र, क्या होता है? माड़ा, ठीक है।
माड़ा, माड़ा MADA, ठीक है। तो मॉडिफाई एजेंसी ऑफ इसका फुल फॉर्म जो होगा, ठीक है, क्या होगा, डेवलपमेंट एक एजेंसी है, खासतौर पे क्या करेंगे, मॉडिफाई एरिया पे। मॉडिफाई एरिया पे क्या किया जाता है, जिस एरिया पे ऐसे एरिया जो अनुसूचित जाति 5 और 6 में नहीं आते हैं, माड़ा किसको बोलेंगे, जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में नहीं आते, लेकिन वहां के जो ST SC होते हैं, खासतौर पे ST, उनको कैसे कल्याण किया जाएगा, इसके लिए हम बनाते हैं माड़ा इलाका। माड़ा इलाका कितने हैं टोटल, तो 9 ठोक हैं। एक तो बलौदा बाजार याद रखना है, एक गंगरेल है धमतरी का, महासमुंद में 2 है, महासमुंद 1 और 2, उसके बाद है नचनिया क्षेत्र जो राजनांदगांव का होता है, ठीक है, एक है कबीरधाम, इसके बाद आता है रुंगजा चापा का, फिर गोपाल नगर, गोपालपुर, और एक है सारंगढ़। रायगढ़ का 2, एक चापा का हो गया, कबीरधाम और एक नचनिया दोनों हो गया राजनांदगांव से, और महासमुंद 1 और 2, इसी के साथ नीचे उतरेंगे तो धमतरी, गंगरेल और एक बलौदा बाजार। ऐसे टोटल था, इसी में से आपको क्या करना था, आंसर लेना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन में से रहा है। और 2 ठोक क्या बना हुआ है हमारा, लघु अंचल। लघु अंचल में क्या याद रखना, बलौदा बाजार जिला का धुरी बांधा और राजनांदगांव का बछेरा भाटा। तो एक बांधा है, एक भाटा है, ये क्या होगा आपका लघु अंचल होगा। तो आपको क्या करना है, ये आदिवासी क्षेत्रों पे जितने सारे अपडेट होते हैं सरकारी योजनाओं पे या सरकारी क्रियान्वयन प्रोजेक्ट पे, आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग, ठीक है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने खासतौर पे 3 फरवरी को एक नया आयोग बनाया है, उसका नाम क्या है, इनोवेशन कमीशन, छत्तीसगढ़ इनोवेशन कमीशन मतलब नवाचार आयोग, और इसके अध्यक्ष बनाया है विवेक ढान जी को। ये विवेक ढान जी को याद रखना है। विवेक ढान जी इससे पहले छत्तीसगढ़ के 1 से चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, ठीक है, बालोद जिले से हैं ये, और ये अभी वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष हैं। रेरा क्या है, तो जैसे रियल इस्टेट हो गया, रियल इस्टेट, ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है, तो एक नियामक एजेंसी है जो रियल इस्टेट क्षेत्र में क्या करता है, काम करता है, सरकारी जो प्रोजेक्ट है उनके अनुसार से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इनके वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष हैं, इनको अलग से मिलेगा छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष विवेक ढान जी, और इससे पहले चीफ सेक्रेटरी है ना, 1 से चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी नियुक्ति आता है उनके बारे में बेसिक और पता होना चाहिए, केवल एक चीजें बस नहीं पूछा जा रहा है, उसके अंदर में और पूछा जा रहा है, आपको ऐसे चलना है। चलिए 5वां नंबर का हमारा करंट अफेयर में आएगा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें कि अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये योजनाओं को कैसे लिखा जाए, 2 मिनट अगर ब्रीफ कर दे तो कोई भी योजना आता है आपका कहाँ आएगा, तो ये 7वां पेपर में आएगा, टोटल मिला के 45 नंबर या 35 नंबर का रहता है। 5वां पेपर में आता है आपका, 5वां पेपर में, ठीक है, और आपका ऐसे में इंपॉर्टेंट है, ऐसे में इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना लिखने का जो अच्छा तरीका होता है वो आपका होता है पॉइंट टू पॉइंट देना। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, 2 नंबर का पूछा जाता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसके उद्देश्य लिखेंगे, इस योजना का उद्देश्य क्या था। दूसरा आपको लिखना है कि कब से डेट अगर कोई मिलता है, जिस डेट से चालू हुआ था, या कोई जो आयोग होता है वो आयोग जो चालू कराया था उसको आपको लिखना है। तीसरा आपको लिखना है प्रावधान, क्या लिखना है, प्रावधान, 4 लाइन 4 फैक्ट। प्रावधान मतलब कितना राशि दिया जा रहा है, क्या क्या क्लॉज है उसमें, और लास्ट आपको याद रखना है इसकी उपयोगिता या इसका महत्व, कि इससे क्या होगा, इसका प्रभाव आपको दिखना चाहिए इस योजना से, ठीक है। तो प्रभाव में जैसे कि कुछ आंकड़े दिखाई देते हैं वो आपको ध्यान देना है। ये 4 एंगल से अगर आप ऐसे योजना लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस है, ठीक। तो श्रमिक महिलाओं के कल्याण हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति योजना। इसके तहत 20,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। क्यों की जाती है, मतलब पात्रता कौन होंगे इसके, तो जो भवन व सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, जिसमें खास तौर पे क्या होता है कि एक आयोग है जो मजदूर वर्ग का हितैषी है, मजदूर वर्ग के क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक या श्रम कार्ड बनाता है, ऐसे उन महिलाओं को प्रसूति के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए जाता है, प्रसूति के लिए प्रदान किया जाता है। पहले ये अमाउंट 10,000 था, लेकिन अब वर्तमान में ये 20,000 रुपए हो चुका है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भधारण से प्रसूति तक होने वाले जो खर्च होते हैं उनके लिए उस महिला मजदूर को अलग से कोई काम ना करना पड़े, जिससे उसके जो शारीरिक है या बच्चे के जो पोषण है उस पर खतरा पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यह योजना चालू की गई। आपको इसी एंगल से मेंस को पढ़ना है और प्री में भी ऐसे अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना। आगे देखते हैं, 17वीं शताब्दी के 65 सिक्के मिले हुए हैं, 3 अंगूठी मिले हैं और 2 ठोक कड़े मिले हैं। कहाँ मिला है, तो ये राजनांदगांव के डोंगरगढ़ हमारा विकास खंड है, जहां पे 2 गांव है आपका, बड़गांव और चारभाठा। ये बड़गांव और चारभाठा में आपको 17वीं शताब्दी के 65 सिक्के मिले हुए हैं। ये क्या हुआ कि उस गांव पे नल जल योजना जो चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का, ठीक है, नल जल योजना जो चल रहा है उसके तहत जब खुदाई की जा रही थी तब ये प्राप्त हुआ था। ये जो सिक्के हैं वो किसके हैं, तो 1748 से 1754 के आसपास मोहम्मद शाह का लड़का था अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह, और अहमद शाह के शासनकाल के सिक्के माने जा रहे हैं, जो कि अरबी लिपि में थे। याद रखना है आपको, कौन सी लिपि में थे ये, अरबी लिपि में अंकित हैं ये,
ठीक है। और माना जाता है कि इसके जो टकसाल हैं, जो सिक्के बने हुए हैं, वो कटक से बने हुए, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थल या नवीन जो खुदाई स्थल होता है, जैसे रीवा पे क्वेश्चन आ चुका है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि हम बात करते हैं डमरू पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे एरिया पे भी फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस महीने का जो खासतौर पे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा वो कौन सा रहा आपका, राजिम माघी पुन्नी मेला 2023। ठीक है। पहले इसको कल्प कुंभ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि भूपेश सरकार जी जब वर्तमान में जब आए तो इन्होंने इनका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम हो गया राजिम माघी पुन्नी मेला। नाम से स्पष्ट है कि यह मेला जो होता है कब से भराता है, माघी पुन्नी मतलब माघ की पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक भराता है। आपको याद रखना है कब से कब तक के, माघी पुन्नी से लेके महाशिवरात्रि तक के। ठीक है। यहां तक क्या होता है, इनका भराता है। अब इसमें क्या होता है कि टोटल इसमें 14 दिन का रहता है, जहां तक है 5 और 13 दिन का रहता है। पहला स्नान 5 फरवरी को हुआ था, तो ये डेट आपसे पूछा जाएगा 5 से 18 फरवरी तक के। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है 14 फरवरी को क्या हुआ था, इसका जानकी जयंती के दिन इसका दूसरा स्नान होता है, क्योंकि यहाँ पे स्नान होता है 3 नदियों के संगम के रूप में। और तीसरा जो स्नान हुआ है वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। ठीक है। तो ये हमारा राजिम है। राजिम के बारे में बहुत सारा चीज हम लोग जैसे पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि बीच में क्या है, हमारा कुलेश्वर महादेव है, तीनों नदियों के जो संगम माना जाता है, हालांकि 2 नदियां ही मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अलग अलग जो शिवलिंग है खासतौर पे ना, जैसे कि हम लोग देखेंगे कोपेश्वर देखेंगे, जैसे हम देखेंगे बमनेश्वर देखेंगे, या हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। मतलब अलग अलग जो शिवलिंग है, इन सभी की यात्रा की जाती है, 5 शिवलिंग की। उसके बाद आपका कुलेश्वर की यात्रा की जाती है। मतलब ये जो 5 चीजें हैं, ये कमल के समान दिखाई देते हैं, इसी वजह से इसे हम पद्मपुर भी कहते थे। राजिम का प्राचीन नाम क्या है, पद्मपुर है, पद्मपुर। ठीक है। प्रतिवर्ष फरवरी के आसपास से भराया जाता है। तो आपको ये चीजें भी याद रखें कि कमल की पंखुड़ी के समान इसको पंचकोशी की यात्रा कहा जाता है, और 5 से 18 फरवरी तक की यह आयोजन हुआ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नया रायपुर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर। तो अभी हाल ही में नया रायपुर में दक्षिण पूर्व एशिया आपको समझना है कि हमारा जैसे कि सार्क देश होता है, सार्क देश के जितने सारे देश आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया देश बोलते हैं। तो सार्क देश, इसी सार्क देशों में सबसे बड़ा हमारा क्या बन रहा है, होलसेल कॉरिडोर बन रहा है। मतलब इंडिया में भी नहीं है, ना तो पाकिस्तान में है, ना तो बांग्लादेश में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे बड़ा हमारे यहाँ बनेगा। टोटल 1000 एकड़ के जमीन चिन्हांकित किए गए इसके लिए, जिससे शहर से कम रेट पे थोक बाजारों का भाव होगा। जैसे गुड़ लेते हैं 1 क्विंटल लेंगे, शक्कर लेंगे 1 क्विंटल लेंगे, तो ऐसे थोक बाजारों के लिए उसके रेट को कम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। अब इससे पढ़ते हैं कि ये क्या फायदा होगा। तो आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे नया रायपुर पे या रायपुर की, तब आपको इंपॉर्टेंट होगा कि उड़ीसा से लेके झारखंड सारे चीजों पे क्या होगा, एक कनेक्शन बनेगा मार्केट का। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। ये हमारा है सिरपुर महोत्सव। ठीक है। सिरपुर महोत्सव हो रहा है इस बार 5, 6, 7 फरवरी को, 5, 6 और 7 फरवरी को। ठीक है। तो ये डेट से क्वेश्चन आता है, कोई भी महोत्सव होगा तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। सिरपुर में जो खास तौर पर प्रसिद्ध है, ये महासमुंद जिला पे है, आपको पता होगा। और यहाँ पे सबसे जो प्रसिद्ध है वो है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर नाम से लक्ष्मण है, लेकिन यहाँ है किसका, विष्णु मंदिर है। ठीक है, विष्णु मंदिर। और इसको किसने बनवाया था, तो ये सारा चीजें आप लोग जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि रानी वासट्टा देवी थी। कौन थी, वासट्टा देवी। कौन से वंश की थी ये, पांडु वंश की थी। और पांडु वंश की रहते हुई, ठीक है, इनके जो पति थे हर्षगुप्त, इनकी जब मृत्यु हो जाता है तो उनकी स्मृति में, ठीक है, उनकी स्मृति में बनाता है। इसी वजह से इनको छत्तीसगढ़ का ताजमहल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल। ताजमहल क्यों कहते हैं ये तो अब हमें पता चल गया ना। अपनी प्रेषी की स्मृति में कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जो हमेशा इतिहास का एक अंग रहा, तो कहीं ना कहीं ताजमहल की कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये ईंटों से निर्मित पहला मंदिर भी मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं इसी चरण में और देखते हैं दामाखेड़ा के बारे में कुछ देखेंगे। क्या हुआ कि अभी दामाखेड़ा में हम लोग बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हमारा संत गुरु मतलब गुरु कबीर संत समागम का मेला हुआ। यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय जो भूपेश बघेल जी हैं वहां आए हुए थे, और उन्होंने घोषणा किया है कि दामाखेड़ा के जो रीजन है इसके 10 किलोमीटर पे, कितना किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे कोई भी स्पंज आयरन उद्योग नहीं बनेगा। क्योंकि वहां के आसपास पे जैसे सिलतरा के आगे जाएंगे ना, सिमगा रोड पे है ये, तो वहां पे क्या धीरे धीरे उद्योगों का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा प्राकृतिक नुकसान होता है। और ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक धार्मिक स्थल रहा है, मान्यता रही है यहाँ का कबीर मठ के रूप में। इसी वजह से यहाँ पे घोषणा किया कि
10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्पंज उद्योग स्थापित नहीं होगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और घोषणा किया गया कि 22 करोड़ की लागत से कबीर सागर निर्माण हो रहा है। ठीक है, कबीर सागर बन रहा है यहाँ पे 22 करोड़ से। ये तो हो गया सारा चीजें। दामाखेड़ा के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, खास तौर पे जो 12वें मुनि थे, इनके 12वें मुनि के रूप में हम लोग बात करते हैं उग्र मुनि नाम साहब, और उग्र मुनि नाम साहब के बाद से कंटिन्यू यहाँ पे क्या हुआ है, मठ स्थापित है। ठीक है, उग्र मुनि नाम साहब हो गया, गृह मुनि नाम साहब हो गया, प्रकाश मुनि नाम साहब हो गया, अभी उदित मुनि नाम साहब है। तो ये सारा चीजें आपको क्या करना है, धीरे धीरे जोड़ते जाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मेंस में भी और प्री में दोनों में से कबीर पंथों से क्वेश्चन आना तय रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ डीएमएफ, छत्तीसगढ़ डीएमएफ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बात करते हैं, खनिज विकास निगम। ये फंड है जिसके तहत क्या होता है कि उस जिले पे, जिस जिले पे क्या होता है, जिस जिले पे खनन होता है उस जिले के सामाजिक क्षेत्र पे क्या करना है, योगदान देना करके प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना, ये याद रखना है कि डीएमएफ किसके तहत आया है, तो प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के तहत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, हम लोग पढ़ते इसको 2019 से। तो इसमें क्या किया कि अंशदान जितना प्राप्ति हुआ उसमें छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान पे है। ये बहुत ही कहीं ना कहीं अच्छी बातें हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अंशदान मिलेगा तो हमारे जो सामाजिक और जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें विकास के ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पे इसको चुना गया है। ई गवर्नेंस पे क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं CSI मतलब होता है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, CSI। ठीक है, इसके तहत छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन से कैटेगरी में, तो परियोजना कैटेगरी में मिला हुआ है, परियोजना कैटेगरी में इसको चुना गया है। ठीक है, 25 मार्च को नई दिल्ली में यह आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। और CSI क्या करता है, जो CSI अभी बताया है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह प्रतिवर्ष ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सम्मान देता है। छत्तीसगढ़ को मिल भी चुका है 2 से 3 अवार्ड। तो राज्य को 10 करोड़ रुपए की राशि मिलेगा। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि कितने करोड़ का अवार्ड मनी मिलता है, 10 करोड़ रुपए का। इससे क्या होगा, तो खनन से प्रभावित क्षेत्रों में उन्नयन के मामलों में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। याद रखना है आपको, ये पहले स्थान पर है, और ये आपको याद रखना है दूसरा स्थान पे। पहला स्थान पे क्या है, खनन से प्रभावित क्षेत्रों में उन्नयन के मामलों में प्रदेश में पूरे देश में फर्स्ट है। ठीक है, जो वहां के एरिया को उन्नयन किया जा रहा है। और दूसरा आपको याद रखना है अंशदान प्राप्ति में दूसरा स्थान। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा डीएमएफ के बारे में। आपको ये डीएमएफ की रिलेटेड सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए अभी देखते हैं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। यह भी एक योजना है, और योजना को पढ़ने के तरीके जैसे मैं बात किया हूं कि आपको उद्देश्य दिखना चाहिए, प्रावधान दिखना चाहिए, डेट दिखना चाहिए, और इसके कितने लोगों को प्रभावित किया वो दिखना चाहिए। तो कृषकों की आर्थिक प्राप्त करने में उद्देश्य से उनकी भूमि पे वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वाणिज्यिक वृक्षारोपण क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं चंदन की बात कर सकते हैं, सैगोन की बात कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकता है, हमें ज्यादा से ज्यादा वाणिज्यिक रूप से क्या करें, हमें पैसा प्रदान करें। तो ऐसे वृक्षारोपण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। वृक्ष संपदा योजना समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय, शासन से स्वायत्त संस्था, सारे इसमें हो, शिक्षण संस्थानों के सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। किसानों की पड़ती भूमि पर होगा वाणिज्यिक उद्योग। और ये क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं होगा, जो पड़ता पड़ा रहता है जिसमें खासतौर पे खेती किसानी नहीं होता, उस पे ये क्या होगा, वाणिज्यिक उपयोग होगा। आपको याद रखना है 30,000 एकड़ के, ठीक है, मोल से लगभग कितना, 1 लाख एकड़ में रोपण का लक्ष्य रखा गया है। एक वर्ष में हम बात करते हैं तो ये 30,000 के आसपास होगा। और एक वर्ष में उसके बाद हम टोटल टारगेट बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख एकड़ पे। कितना, 1 लाख एकड़ पे। ठीक है, ओके, तो 5 वर्षों में लगभग 15 करोड़ वृक्ष रोपण का टारगेट लिए गए हैं। ये आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको PDF। आपको क्या करना है, इसे थोड़ा जोड़ के रखना है और याद करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, मिलेट कार्निवाल। ये बहुत हाईलाइट टॉपिक है, इस बार पक्का चांस है कि छत्तीसगढ़ में मिलेट उद्योगों का, ठीक है, या मिलेट मिशन से क्या क्या संभावनाएं बनते हैं रोजगार के क्षेत्र में, या हमारे कुपोषण को दूर करने के क्षेत्र में क्या बनता है, वो सारा चीजें हैं। हम बीच बीच में ऐसे के टॉपिक भी लाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल, सेहत के मोती कहा जा रहा है इसको। किसको कहा जा रहा है, कोदो, कुटकी और रागी को। ठीक है, तो 10 सितंबर के आसपास छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, पिछले वर्ष मिलेट मिशन की घोषणा की है। ठीक है, मिलेट मिशन का, और मिलेट मिशन में अभी याद रखना है, जैसे कि हमारा जो ACO था, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन, वहां पे भी मिलेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उसका टॉपिक में ही मिलेट वर्ष घोषणा किया था इस वर्ष को। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, कब, 17 फरवरी 2023 को 2:30 बजे मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे, नेताजी सुभाष स्टेडियम, सिविल लाइन, रायपुर पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
खास तौर पे कौन कौन से मिलेट प्रोडक्ट आता है, तो मिलेट का मतलब होता है जो छोटे छोटे जो कम समय में पकता है और पोषण के लिए, जैसे डायबिटीज का पेशेंट हो गया, मतलब इसमें क्या होता है आपका कि धान में जैसे चावल हम लोग खाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है पचने में, लेकिन जैसे ये जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होता है बहुत जल्दी पचता है, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा जो हमारे जो शर्करा होते हैं वो कम होते हैं, इस वजह से डायबिटीज के पेशेंट या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को बहुत सही माना जाता है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोदो, कुटकी, रागी, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन बना हुआ था, जैसे कि मिलेट मिशन की शुरुआत कहाँ हुआ था, मिलेट कैफे कहाँ लगा था, मिलेट कैफे, तो ये रायगढ़ में लगा हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए, और लास्ट हमारा आज का टॉपिक है नए राज्यपाल की नियुक्ति। अभी हाल ही में क्या हुआ कि आगामी जैसे 23 फरवरी को आने वाला है, ठीक है, इस दिन क्या होगा हमारा हमारे जो माननीय राज्यपाल जी हैं, ठीक है, क्या नाम है, श्री बिस्वा हरिचंदन जी, श्री बिस्वा हरिचंदन जी जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उसको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में चुना गया है, ओके। अब इसके बाद है जैसे वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी, इनको क्या है छत्तीसगढ़ से इनको मणिपुर के राज्यपाल के रूप में इसको नामित किया गया है। और इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, रमेश बैस जी को, रमेश बैस जी जो छत्तीसगढ़ के एक बहुत ज्यादा टाइम तक लगभग 7 बार के आसपास सांसद रहे, लोकसभा सांसद, उनको अभी हाल ही में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। हालांकि रमेश बैस जी को इससे पहले त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया, वहां से हमें झारखंड बना है, और वर्तमान में अभी महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाएगा, ठीक है। तो हालांकि बहुत सारे काम के हैं, सही जोड़ी के रूप में आपको मिलेगा देखने को, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो यही तीनों पे फोकस करना है, रमेश बैस जी, बिस्वा हरिचंदन जी और अनुसुईया उइके जी, ठीक है। इसमें कुछ कुछ हाईलाइटेड भी है, जैसे कि ये है हमारा जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, अब्दुल नजीर सर, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नामित हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि हरिचंदन जी जैसे कि बनते हैं राज्यपाल तो कितने नंबर के बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन थे, दिनेश नंदन सहाय, केम सेठ भी थे, लेकिन केम सेठ इसको हम लोग कार्यवाहक मानते हैं, ठीक है। तो केम सेठ की जगह हम लेंगे दिनेश नंदन सहाय। दिनेश के नरशेखर, बलराम, आनंद और अनुसुईया, तो दिनेश नंदन सहाय, कृष्ण मोहन सेठ, नरसिम्हन जी हो गया, शेखर दत्त हो गया, बलराम दास टंडन हो गया, ठीक है, और एक है अनुसुईया उइके जी, इसके बाद आएगा हमारा बिस्वा हरिचंदन, ठीक। तो इस प्रकार हमने 15 दिन के जो करंट अफेयर थे उसको हमने काफी अच्छे से समराइज करके पढ़ने की कोशिश किए हैं। आगे हम इसी पैटर्न में सीरीज लाते जाएंगे, ठीक है। जब तक के चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, ओके, धन्यवाद।